घर में कदम रखते ही लाइट चली गई। माँ कैसी बातें करती हो, सोच समझ कर तो बोला करो, बहू आई है घर में। बेटा मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। खैर तो रुक, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। साधना मोमबत्ती लेने जाती है। इतने में लाइट आ जाती है और उस वक्त मिश्री की आंखों में आंसू देखकर अमन कहता है, क्या हुआ मिश्री जी, आप रो रही हैं? माँ की बात का बुरा लगा? अरे वो तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। नहीं अमन जी, वो क्या है ना, मेरी माँ को भी लोग कभी कभी ये चीजें बोलते थे तो माँ उन्हें बहुत सुनाती थी कि उनकी बेटी उनके घर की लक्ष्मी है और उनके कदम कभी अपने घर के लिए अशुभ नहीं हो सकते। सही कहती थी माँ। अरे ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। और रही बात लक्ष्मी की, तो आप इस घर की भी लक्ष्मी हो, इसीलिए मेरे घर की लक्ष्मी रोएगी तो ये जरूर अशुभ होगा। अमन की इस बात से मिश्री हंस देती है, लेकिन उन दोनों की ये बातें कुछ दूर खड़ी साधना सुन रही थी, जो खुद से कहती है, वाह, ये बहू तो आते ही मेरे बेटे को अपनी साइड करके मेरे खिलाफ भड़काने में लगी है। कोई नहीं, इस घर की लक्ष्मी बहू, तेरे कदम शुभ है या अशुभ ये तो समय ही बताएगा। मिश्री का घर में आगमन ताने के साथ होता है और ये सिलसिला वहीं खत्म होता है। अगले दिन मिश्री की मुंह दिखाई पर मोहल्ले की औरतें साधना के घर आती हैं, जहां मिश्री के हॉल में आते ही उसके पास आ रही पड़ोसन कमला का पैर अचानक फिसल जाता है और वो मिश्री के पैरों में गिरती है, जिस पर वो खुद की गलती को छुपाते हुए कहती है, हाय हाय साधना बहन, कैसी अशुभ कदमों वाली लक्ष्मी लाई हो अपने घर। देखो, इसको मैं देखने ही आ रही थी, इसके पास मैं ही गिर गई। आंटी जी, आप गिर गई, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। आप मुझे कैसे अशुभ बोल सकती हैं इस चीज के लिए? हाय हाय, देखो तो इस लड़की को कैसे जुबान चला रही है। अरे जिनके कदम अशुभ होते हैं ना, उनके आसपास वाले लोग गिरते पड़ते ही रहते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता रहता है। पर आंटी जी, बस बहू, घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है माना इस घर की लक्ष्मी है तू, लेकिन तेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है और वो अगर तुझसे बड़ा है तो तुझे सिर्फ सुन लेना चाहिए। लेकिन क्यों माँ? अमन को सीढ़ियों से आता देखकर साधना को गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने कभी मिश्री को गलत नहीं बोल पाएगी। इसीलिए वो अपनी बहू को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है, क्योंकि बेटा मैं हूँ ना, मैं जवाब देने के लिए हूँ। कमला बहन, आपको मेरे घर की लक्ष्मी को ऐसे कहने का कोई हक नहीं है कि उसके कदम अशुभ हैं, समझिए आप। कमला आंटी, मैंने ऊपर से खड़े होकर देखा कि आपकी खुद की साड़ी में आपका पैर फंसा और आप गिरी। इसमें मेरी पत्नी के शुभ कदमों का कोई रोल नहीं है, तो कृपया करके अपनी गलती को छुपाने के चक्कर में ऐसे बकवास से बहाने दोबारा मत बनाइएगा, वरना भरी महफिल में आपकी ही बेइज्जती हो जाएगी। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जा रही हूँ साधना बहन, संभालो अपने घर की लक्ष्मी और उसके अशुभ कदमों को खुद ही। कमला के जाने के बाद सभी लोग बिना मुंह दिखाई के चले जाते हैं, जिस पर साधना इनडायरेक्टली ताना मारते हुए कहती है, कदम शुभ है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसे सभी का बिना मुंह दिखाई किए जाना जरूर अशुभ है। साधना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मिश्री भी इतना कुछ सुनकर रोते हुए अपने कमरे में जाती है। उस दिन तो अमन उसे संभाल लेता है, लेकिन अब रोज अमन के ऑफिस जाने के बाद साधना रोज अपनी बहू मिश्री को अशुभ कदमों वाली लक्ष्मी का ताना मारती। ऐसे ही एक दिन हॉल में बैठी साधना के लिए मिश्री चाय ला रही थी। तभी अचानक पैर फिसलने के कारण मिश्री के हाथ से चाय का कप साधना के पैर के पास गिरता है। साधना के पैर पर गर्मा गर्म चाय का एक छींटा तक नहीं आया था। बावजूद इसके वो इस बात का बतंगड़ बनाते हुए मिश्री से कहती है, एक काम ठीक से नहीं होता तेरे से, अशुभ कदमों वाली। अरे मेरा पैर जला दिया, कैसी अशुभ बहू लाई हूँ, घर की लक्ष्मी बनाकर लाई थी, लेकिन ये तो कुलक्षणी निकली। माँ जी, गलती से हुआ, कुछ भी मैंने जान के नहीं किया, माफ कर दीजिए प्लीज, मैंने जान के कुछ भी नहीं किया। कितनी गलतियाँ माफ करूँ? अरे तेरे से तो अब मैं तंग आने लगी हूँ। पूरा मोहल्ला मुझे बोलता है कैसे अशुभ कदमों वाली लक्ष्मी को घर लेकर आई हूँ, जिसके आने के बाद शुभ काम भी बिगड़ जाते हैं। माँ जी, मैं अशुभ नहीं हूँ, ना ही मेरे कदम अशुभ हैं। मेरे से जुबान लड़ाती है, तेरे को तो मैं बताती हूँ। साधना मिश्री के एक जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन ये सब दरवाजे पर खड़ी मिश्री की माँ देख लेती है, जो चिल्लाते हुए कहती है, समधन जी। अपनी माँ को अपने घर में देखकर मिश्री रोते हुए उसके पास जाकर उसके गले से लग जाती है। कामना अपनी बेटी को लेकर साधना के पास आती है और उससे बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे जिस बेटी को मैंने आज तक फूल से नहीं मारा, उस पर आपने हाथ उठाया, क्यों? क्यों? अरे ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्यों, आखिर क्यों आपने ऐसी अशुभ कदमों वाली लड़की को हमारे घर की लक्ष्मी बनने दिया? इसके आने के बाद से एक काम नहीं है जो खराब न हुआ हो। छी,
आपकी इतनी छोटी सोच होगी। इसका मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी अपनी बेटी की शादी आपके घर में नहीं करती। अरे घर की लक्ष्मी होती है बेटियाँ, उसके कदम अशुभ नहीं हो सकते, और बेटियाँ तो होती ही देवी का रूप है। आप खुद भी तो एक औरत है, आखिर आप दूसरी लड़की को अशुभ कदमों वाली कैसे कह सकती हैं? जो सच है वो सच है। आपकी इस अशुभ कदमों वाली बेटी ने मेरे घर की सुख शांति भंग की हुई है। ऐसी बात तो ठीक है, ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को, क्योंकि ऐसी छोटी सोच वाली औरत के साथ मैं अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती। भले ही ये आपके लिए अशुभ हो, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए बहुत ही शुभ है। रुकिए सासू माँ, आप अकेली नहीं जाएंगी। अमन की आवाज सुनकर कामना और साधना दरवाजे की तरफ देखती है जहां अमन खड़ा था, और उसने अपने घर में हुआ सारा तमाशा देखा और पड़ोसियों से सुन लिया होता है। इसीलिए वो भी अंदर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने कहा था कि ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, लेकिन आप फिर भी नहीं मानी, इसीलिए मिश्री इस घर से अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। और अगर उसके अशुभ कदम हैं तो मेरे भी हैं, और मैं आपकी जिंदगी अपने अशुभ कदमों से खराब नहीं करूंगा। ये तो क्या कह रहा है? एक माँ के लिए उसकी औलाद कभी अशुभ नहीं हो सकती। मिश्री भी किसी की बेटी है, लेकिन आपने इस बात की कोई कदर नहीं की, तो अब आप भी यही दुख झेलिए। अमन मिश्री और कामना के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अपने घर को यूं खाली देखकर साधना को ये एहसास होता है कि अशुभ उसकी बहू के कदम नहीं बल्कि उसकी खुद की जुबान थी। कुछ समय अकेले रहने के बाद साधना को ये अकेलापन खाने लगता है और वो अपनी गलतियों की माफी मांगकर अपने बहू बेटे को अपने घर वापस ले आती है और दोबारा जिंदगी में ये शुभ अशुभ वाला कोई ड्रामा घर में नहीं करती। फूल कुमारी की 4 बेटियां थीं। बड़ी बेटी विमला, दूसरी बेटी हेमा, तीसरी बेटी सोना और चौथी बेटी कंचन थी, और एक बेटा जोगिंदर था। उसकी चारों ही बेटियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो चारों ही किसी न किसी वजह से अपने ससुराल को छोड़ अपने मायके में ही रहा करती थी। लेकिन फूल कुमारी का बेटा जोगिंदर अभी कुंवारा था। ऐसे ही एक दिन फूल कुमारी और उसकी चारों बेटियां हॉल में बैठी चाय पी रही होती हैं। तभी उसकी सबसे बड़ी बेटी विमला कहती है, माँ, अब तो जोगिंदर बड़ा हो गया है, कमाता भी है, आप उसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। अब हमसे नहीं होता है ये घर का काम, अब आप अपनी बहू ले आओ। हाँ, तुम तो बस यहाँ भैंसों की तरह खाने के लिए हो ना। माँ, आपको पता तो है ना कि हमसे नहीं होता ये घर का काम। इसी कलेश के चलते तो हम चारों बहनें अपने अपने ससुराल को छोड़कर यहाँ अपने मायके में बैठी हैं। हाँ माँ, वैसे भी आपको हमारे हाथ का ना तो खाना पसंद है और ना ही हमारा किया हुआ कोई काम। बहू ले आए, फिर वो आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। फूल कुमारी थोड़ी देर को सोच में पड़ जाती है और अचानक से कहती है, हाँ, वैसे तो तुम सब सही बोल रहे हो। मैं अभी बात करती हूँ अपने गांव की मौसी से, वो कोई अच्छी सी कामकाजी बहू मेरे बेटे के लिए ढूंढे। तुम तो सारी कामचोर हो गई हो। इतना बोलकर फूल कुमारी वहाँ से चली जाती है। और वैसे ही समय बीतता जाता है और फूल कुमारी अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू तलाशने लगती है और अपनी मौसी से भी कोई काम करने वाली बहू तलाशने के लिए कह देती है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है। ऐसे ही एक दिन शाम के समय फूल कुमारी और उसकी चारों बेटियां बैठी आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी फूल कुमारी की डोरबेल बजती है तो फूल कुमारी अपनी बेटी कंचन से कहती है, कंचन, जा तो जरा देख कौन आया है इस टाइम। ये पड़ोसियों को भी मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है, जब देखो कटोरा लेकर आ जाते हैं। हमसे यहाँ चार तो पाली नहीं जा रही है। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, आप दीदी से ही बोल दो। अरे नासपिटी, जाती है या मैं ही चली जाऊँ? फूल कुमारी के इतना कहते ही कंचन दरवाजा खोलने जाती है और खोलते ही काफी शॉकिंग आवाज में कहती है, जोगिंदर, तुम और ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है? मेरा बेटा आया है तो अंदर आने दे उसे, हट वहाँ से। माँ, आज आपका लाडला बेटा अकेले नहीं आया, देखो तो जरा किसे लाया है अपने साथ। देखो तो जरा किसे ले आया है ये घर, जो तू इतनी चौकी हुई है। फूल कुमारी इतना कहकर दरवाजे पर जाती है और उसके साथ उसकी बाकी की तीनों बेटियां भी जाती हैं। तो सभी जोगिंदर को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो एक अर्पिता नाम की लड़की को शादी करके अपने घर ले आया था। जोगिंदर और अर्पिता को देखकर उसकी माँ फूल कुमारी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, अरे ये तूने क्या कर दिया? इतनी जल्दी क्या थी तुझे शादी करने की?
जो तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया? माँ, वो मैं और अर्पिता ने एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर इसके घर वाले ने शादी के लिए मान नहीं रहे थे और इसकी शादी कहीं और करवा रहे थे, इसलिए हमने शादी कर ली। अरे नास पिटे, अगर शादी ही करनी थी तो हमें बता कर लेता। हम क्या मना कर रहे थे तेरी शादी के लिए? कोई बात नहीं माँ, अब जोगिंदर ने शादी तो कर ही ली है। हाँ, ये तो देखने में भी सुंदर है। तुम घर तो हैंडल कर लोगी ना हमारा? दीदी, आप उसकी चिंता मत करो, अर्पिता सब हैंडल कर लेगी, घर भी और घर के लोगों को भी। क्या कहा तूने? सही है माँ, आपको तो बिना मेहनत किए ही अच्छी बहू मिल गई। तुम्हें तो सब बैठे बैठे चाहिए। चलो अब बहू आ ही गई है तो उसका गृह प्रवेश भी कर ले। फूल कुमारी के इतना कहने पर कंचन पूजा की थाल लेकर आती है और अपनी भाभी यानी अर्पिता का गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अर्पिता धीरे धीरे अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। अर्पिता के अच्छे बर्ताव और घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेने की वजह से अब फूल कुमारी भी उसे अपना लेती है। बस अर्पिता की एक परेशानी थी, वो थी उसकी चारों नंदे, जो अर्पिता के घर में आने की वजह से और ज्यादा आलसी हो गई थी। वो पूरा दिन कुछ नहीं करती थी, बस अपने कमरे में पड़ी पड़ी खाती रहती थी और अर्पिता पर हुक्म चलाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय अर्पिता किचन में सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी उसकी चारों नंद एक एक करके आवाज लगाती हैं और कहती हैं, भाभी मेरे लिए चाय ले आओ। भाभी मेरे लिए चाय और आलू के पराठे ले आओ। भाभी मुझे तो गर्म दूध और ब्रेड दे दो। और भाभी मेरे लिए तो प्याज के पराठे लाना, मुझे आलू के पराठे नहीं पसंद। अभी लाती हूँ दीदी। इतना कहकर अर्पिता सबके लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। काफी तरह का नाश्ता होने की वजह से अर्पिता को नाश्ता बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। तभी सोना अपने कमरे से गुस्से में आती है और सीधा किचन में जाकर अर्पिता पर चिल्लाते हुए कहती है, अभी तक नाश्ता नहीं बना? हाथों में मेहंदी लगा रखी है तुमने। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस दीदी बन गया, मैं लाने ही वाली थी। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना और जल्दी से नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में दे जाना। अब अर्पिता सबको नाश्ता देकर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अर्पिता की चारों नंदे उसे यूं ही परेशान करती रहती हैं। अर्पिता अपने पति और सास की बहुत इज्जत करती थी, इसीलिए वो उन चारों को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही रविवार का दिन होता है, सभी घर पर होते हैं और जोगिंदर भी। तभी सुबह सुबह कंचन अर्पिता से कहती है, भाभी जरा जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस तो कर दो, मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। ठीक है दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। भाभी तुम उसके कपड़े छोड़ो, पहले मेरे ये कपड़े धो दो, एक हफ्ते से नहीं धुले हैं। ठीक है दीदी, मैं धो दूंगी। अरे मुझे भूख लग रही है, चाय नाश्ते का कुछ ध्यान है आपको या नहीं, या आज भूखे ही मारोगी? बस दीदी आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। भाभी तुम्हें पता है ना मुझे सुबह सुबह नहाने की आदत है, फिर तुमने मेरा पानी अभी तक गर्म क्यों नहीं किया? दीदी आप रुकिए, मैं अभी गर्म कर देती हूँ। अरे थोड़ी शर्म कर लो, उस बेचारी को अकेले काम पर लगाए रहती हो, थोड़ा अपने भी हाथ पाँव हिला दिया करो और कुछ कर लिया करो। माँ भाभी किस लिए है, अगर हम ही काम करेंगे तो? और क्या, खुद ही आई है अपनी मर्जी से शादी करके, अब काम तो करना ही पड़ेगा। अपनी बेटियों की बात सुनकर फूल कुमारी वहाँ से चली जाती है और उन सब की सारी बातें जोगिंदर सुन रहा होता है। अब अर्पिता बेचारी सारे घर का काम करती है और फिर सबके लिए खाना भी बनाती है। पूरे दिन काम करते करते अर्पिता बहुत थक जाती है और रात को जल्दी से जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसकी ये हालत देखकर जोगिंदर को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन सुबह सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी जोगिंदर कहता है, माँ, मेरी और अर्पिता की शादी को 1 महीने हो चुके हैं और हम ना अभी तक साथ में कहीं घूमने नहीं गए। तो मैं क्या सोच रहा था, क्या मैं अर्पिता को लेके कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाऊं? क्या घूमने? घर का काम कौन करेगा? और खाना मुझसे तो बनेगा नहीं, तुम ही लोग देख लो कौन बनाएगा। चुप करो तुम चारों। बेटा तुम निश्चिंत होकर जा और अच्छे से बहू के साथ समय बिता करा। इन आलसियों का बस चले तो खाना भी उसके हाथ से ही खाए। जा बहू, तू जाकर जल्दी से अपना सामान पैक कर ले और तैयार हो जा। इतना कहकर फूल कुमारी
अपने कमरे में चली जाती है और अर्पिता भी अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगती है। अब कुछ देर में अर्पिता और जोगिंदर तैयार होकर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अब दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन सुबह कंचन अपने कमरे से आवाज लगाती है, भाभी मेरे लिए चाय ले आओ जल्दी। भाभी मेरे लिए चाय ले आओ और ब्रेड भी। नींद में बड़बड़ाना बंद करो तुम दोनों और उठो, चाय बनाओ, अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी। इतना बोलकर फूल कुमारी चली जाती है और उसकी चारों बेटियां मिलकर घर का सारा काम करती हैं। घर का काम करते करते चारों बहुत थक जाती हैं और शाम को जब काम खत्म करके बैठी होती हैं तो विमला कहती है, आज तो मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, अब मैं खाना नहीं बनाने वाली। दीदी मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद मत करना। मैं जा रही हूँ सोने, और हाँ मैं कल अपने ससुराल जा रही हूँ। क्या ससुराल जा रही हो? हाँ मुझसे नहीं होगा इतने सारे लोगों का काम। इससे सही तो मैं अपने ससुराल में चली जाऊँ। वहाँ तो सिर्फ मेरी सास और पति ही है। हाँ सोना, तू सही कह रही है। यहाँ हम एक तरह से अपने भाई भाभी पर बोझ ही बने हुए हैं। कम से कम ससुराल में रहेंगे तो इज्जत तो मिलेगी। तुम लोगों ने एकदम सही फैसला लिया है। मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। अब फूल कुमारी की चारों बेटियां अपने ससुराल जाने का फैसला कर लेती हैं और कुछ दिनों में अपने ससुराल चली जाती हैं। और अब अर्पिता, जोगिंदर और फूल कुमारी अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं। अनुराधा की 4 बहू तो पहले ही सर्कस जानती थी, लेकिन अनुराधा की 5वीं बहू आती है, वो भी बाकी 4 बहुओं के साथ रहते रहते सर्कस अच्छे से सीख जाती है। अनुराधा की 5 बहुओं ने घर को ही सर्कस बना रखा था। अनुराधा के बार बार मना करने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं सुनती, सब अपने में ही लगी रहती। ऐसे ही एक दिन अनुराधा की बड़ी बहू 3 ग्लास उछाल रही थी और आशा टमाटर को। इतने में ही वहाँ पर अनुराधा आती है और ये देखकर बोलती है, ये क्या है? वैसे ही तुम 5 की वजह से घर में गिने चुने बर्तन बचे हैं। अब क्या जो बचे हैं वो भी तोड़ के मानोगी? और आशा बहू, तुझे खाना बनाने के लिए बोला था, टमाटर उछालने के लिए नहीं। माँ जी आप भी वहाँ से आलू उठा लो और सर्कस वाली बहुओं की तरह आप भी करतब दिखाना शुरू कर दो। सच में ऐसे करने से तो मेरी परेशानी दूर ही हो जाती है। हाँ, खुद की परेशानी दूर कर और मेरी परेशानी तो और बढ़ाकर मानेगी ना। कितना समझा चुकी हूँ मैं तुम 5 को, लेकिन तुम कहीं भी अपना सर्कस खोल कर बैठ जाती हो। और ये घर है, कोई सर्कस नहीं जो तुम यहाँ ग्लास टमाटर उछाल रही हो। माँ जी ये तो कुछ नहीं है, मैं तो पहले रस्सी पे भी चलती थी, मुझे वो भी आता है। हम 5 बहुएं तो पहले से ही सर्कस जानती हैं और हमने इतनी जल्दी प्रीति को भी सिखा दिया। यहाँ तीनों की बातें चल रही थी कि तभी वहाँ सामने से अनुराधा की दूसरी बहू वंदना अपने सर पर पानी के 3 मटके रखकर आ रही थी और दूसरी तरफ से नेहा, अनुराधा की चौथी बहू, बॉल को अपने सर पर घुमाते हुए आती है। दोनों अपने अपने कर्तव्य में इतनी बिजी थी कि एक दूसरे को देख नहीं पाती और टकरा कर गिर जाती है। वहाँ पूरा पानी पानी फैल जाता है। ये सब देखकर अनुराधा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबको डांटते हुए बोलती है, अरे निकम्मियों, अब तुम किसी सर्कस में नहीं हो, तुम सबकी शादी हो चुकी है, तो ये सब बचकानी हरकतें छोड़ दो। पूरा पानी पानी कर दिया है। माँ जी ये सब तो कर्तव्य में चलता ही रहता है। आप कभी मेरे मायके के पास जो सर्कस लगता है वहाँ जाना, वहाँ तो और भी अतरंगी कर्तव्य होते हैं, देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तुम 5 सर्कस वाली बहू मिल तो गई हो, अब मुझे सर्कस में कर्तव्य देखने जाने की जरूरत ही क्या है? रोज का तुम 5 कोई न कोई नया सर्कस दिखा ही देती हो ना। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला। हमारे होते हुए भी आपको सर्कस देखने जाने की जरूरत पड़े, फिर क्या फायदा हमारे होने का? बस करो, मैं तुम्हें यहाँ डांट रही हूँ और तुम सबको ये लग रहा है कि मैं शाबाशी दे रही हूँ। मैं बार बार नहीं समझाने वाली कि अपना ये कर्तव्य घर में बंद कर दो, इसलिए खुद ही समझ जाओ, अब वही बेहतर होगा। अनुराधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती। अनुराधा अपनी बहुओं की ये रोज रोज के घर को सर्कस बनाने की आदत से परेशान थी। अनुराधा की 5 सर्कस वाली बहुएं केवल घर पर ही नहीं, अपने आसपास के लोगों में भी सर्कस वाली बहुओं के नाम से फेमस थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद अनुराधा की पड़ोसन भावना उसके घर आती है। तभी वहाँ अनुराधा की 4 बहुएं और 5वीं बहू प्रीति सर्कस की तरह अपना ही कर्तव्य दिखा रही थी।
ये सब देखकर भावना कहती है, अरे अनुराधा, तेरी बहू तो चलता फिरता करतब करती रहती है। जब भी तेरे घर में आओ कोई ना कोई सर्कस चलता ही रहता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ तेरे सर्कस के पैसे भी बच जाते हैं। तुम पांचों देख नहीं रही हो कि घर में मेहमान आए हैं? और जाओ कुछ चाय पानी लेकर आओ। चाय पानी तो होता ही रहेगा, पहले तेरी बहुओं का करतब तो देख लूं। अरे रोज रोज तेरे घर थोड़ी ना आती हूँ मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ तो थोड़ा तो करतब देखने ही दे। वही तो मैं भी बोल रही हूँ। मुझे चारों दीदियों ने सर्कस के पूरे करतब सिखा दिए हैं। मुझे सब आता है। मैं आपको अपना करतब दिखाऊंगी, आप तो बस मेरा करतब देखो। सिखाया हमने है और हमसे ही आगे बढ़ रही हो? ये क्या बात हुआ भला? जो तुम अब सीख रही हो ना, वो तो हमने कब का करके छोड़ चुका है। कुछ नया है तो वो बताओ। तुम दोनों को क्या ही आता है? मुझसे अच्छा कोई करतब नहीं कर सकता है। मैं अपने पापा का पूरा सर्कस खुद ही संभालती थी। और तो और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते थे, तो तुम दोनों मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। इसलिए तुम सबको ये सीखने की जरूरत है। सलोनी दीदी, मानती हूँ आप इस घर की बड़ी बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर काम में बड़ी हो। आप अपने पापा का सर्कस अकेले ही संभालती थी और मैं तो अपने शहर के सभी सर्कस में काम कर चुकी हूँ। मेरा तो बस नाम ही काफी है। दूर दूर से आते थे लोग मेरा करतब देखने के लिए। असली मजा तो यहाँ है। सच में अनुराधा, मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी पांचों बहुओं का सर्कस करवा ही दे। इसी बहाने पूरे मोहल्ले वालों का मजा भी हो जाएगा। बता कब करवा रही है सर्कस? बस करो तुम सब, कब से देख रही हूँ तुम सबका सर्कस का नाटक खत्म ही नहीं हो रहा है। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि बाहर वालों के आगे तो थोड़ी इज्जत रख लिया करो, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता है। माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? हम तो बस अपना अपना गुण दिखा रहे हैं। अब आपकी पांचों बहुएं सर्कस वाली हैं, तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने अभी बोला ना कि सर्कस का बाजा बंद करो। समझ नहीं आया कि किसी को? वापस से समझाऊं? अनुराधा का गुस्सा देखकर सब शांत हो जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन इतने में ही अनुराधा की पांचों बहुओं का सर्कस थोड़ी ना बंद होने वाला था। ये तो रोज का ही हो गया था। जब अनुराधा गुस्सा करती तो उसकी बहुएं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती, फिर थोड़ी देर बाद वापस से करतब करने लगती। कुछ दिनों बाद अनुराधा की पांचों बहुएं छत पर करतब कर रही थी और छत से आस पड़ोस के लोग पांचों सर्कस वाली बहू को देखकर उनका मजाक बना रहे थे कि तभी ये सब अनुराधा को पता चलता है। तो अनुराधा छत पर जाती है और अपनी पांचों बहुओं से कहती है, बस करो तुम सब, यहाँ मेरा मजाक क्यों बना रही हो? आस पड़ोस के सभी लोग तुम सबको ही देख रहे हैं। चलो नीचे। माँ जी, आपकी सर्कस वाली बहुएं हैं तो सर्कस ही दिखा सकती हैं ना। हम यहाँ किसी सर्कस में तो अपना करतब दिखाने जाते नहीं, तो हमने सोचा यहीं पर शुरू हो जाएं। आशा सही बोल रही है। और वैसे भी इतने लोगों के बीच में करतब दिखाए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब थोड़ी देर यहाँ सर्कस करके नीचे आ ही जाएंगे। अरे यहाँ मजाक बन रहा है और कुछ नहीं। खुद की इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो कर लो। ऐसे 4 लोगों के आगे करतब करना अच्छा लगता है क्या? माँ जी, 4 लोग कोई दूसरे थोड़ी ना है, अपने पड़ोसी ही तो है। अगर हम बाहर किसी के आगे करते तब आपका हक बनता हमें बोलने का, लेकिन ये तो हम अपनी छत पे ही कर रहे हैं ना। ये सब 1-2 दिन ठीक लगता है, लेकिन रोज रोज करना जरूरी नहीं है। और वैसे भी तुम सब शादीशुदा गृहस्थी में ध्यान दो, करतब करना जरूरी नहीं है। अनुराधा यहाँ सुना ही रही थी कि तभी प्रीति का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके पैर में काफी ज्यादा जोर से मोच आती है। सभी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। प्रीति का पैर चेक करने के बाद डॉक्टर सबको बताते हुए कहते हैं, देखिए इनके पैरों में ना काफी ज्यादा मोच आ गई है। ये जो कुछ भी कर रही थी, जैसे योग, कसरत, करतब या फिर कोई भी ऐसी चीज, ये सब ना किसी ने एक्सपर्ट की निगरानी में ही करना चाहिए था। क्या मतलब? ये करतब कर रही थी? ये नहीं, बल्कि 5 बहुएं सर्कस वाली ही हैं। आए दिन कोई न कोई ऐसे ही करतब करती रहती है। यही मतलब है ना कि इनके पैरों में जो मोच आई है वो इसलिए आई है ना क्योंकि ये जो करतब होते हैं ना, इन्हें ना हम ना संभाल कर हमें करना चाहिए और सुरक्षित जगह पर ही करना चाहिए। अच्छा हुआ ज्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, वरना जैसा आपने हमें बताया था कुछ भी हो सकता था तब तो। सुन लिया तुम सबने? अब हो गई होगी ना तसल्ली, या अभी भी नहीं हुई? माँ जी, वो क्या माँ जी? वो मैं तुम सबको पहले ही समझा चुकी थी, तब तो किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। अब जब प्रीति का पैर टूट गया, अब अगले ठिकाने आ गई ना। हाँ माँ जी, आप ठीक बोल रही हो। हमें जरा सोच समझकर ये सब करना चाहिए था। हम 5 सर्कस वाली बहुएं हैं, लेकिन ये तो भूल ही गई कि सर्कस एक मैदान में किया जाता है, ऐसे घर में नहीं।
अब समझ आ ही गया है तो आगे से तुम पांचों ध्यान रखना कि ऐसा कभी ना हो। 4 लोगों के आगे नाक कटवा कर रखी है। प्रीति को चोटिल देखकर सबको अपनी सास की बात समझ आती है और वो आगे से ये सब करतब दिखाना बंद करती है। देर रात को सीता के घर में गाना बज रहा था। तभी सीता और उसके पति वैभव की आंख खुलती है और वो गाने का पीछा करते हुए हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अनमोल गाना गाते हुए डांस कर रही है। आमी जे तोमार शुधु जी तोमार। देख रहे हो अपनी बेटी को कैसे गाना गाते हुए डांस कर रही है? हाँ देख रहा हूँ, पर हमारी बच्ची इस बात से तो अनजान है ना कि वो नींद में नाचती है। अरे यही हाल रहा तो हम इसकी शादी कैसे करेंगे? और अब ये मत बोलना कि अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। शादी लायक तो हमारी बच्ची हो गई है, लेकिन हम अपनी अनमोल की शादी ऐसे नहीं करवा सकते हैं ना। अरे अगर कहीं वो अपने ससुराल में नींद में नाचने लगी तो? जी हाँ, आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अनमोल यानी सीता की बेटी को नींद में नाचने की बीमारी थी और उसकी इस बीमारी से उसके माता पिता काफी परेशान थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बीमारी का क्या किया जाए। सीता और वैभव के सामने इससे भी कई बड़ी परेशानियां थी, जो कि ये थी कि अनमोल को कुछ याद नहीं रहता था और इसी बात से परेशान सीता और वैभव अनमोल को पकड़कर उसके बेड पर लेटा देते हैं और उसके कमरे की लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे सुनती हो? जी बोलिए, क्या बात है? बड़े ही खुश लग रहे हैं। आपकी इस खुशी के पीछे राज क्या है? इस खुशी का राज है हमारी बेटी का रिश्ता। रिश्ता मतलब? अरे हमारी बेटी के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है और हमारी बेटी को उन्होंने पसंद भी कर लिया है और कल ही वो लोग हमारी अनमोल को देखने आ रहे हैं। वैभव के मुंह से ये बात सुनकर सीता काफी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद सीता अपनी बेटी अनमोल को भी ये बात बता देती है और शादी की बात सुनकर अनमोल भी खुश हो जाती है। ऐसे ही अब अगले दिन अनमोल को देखने नैना अपने बेटे अनुभव के साथ आती है और अनमोल को देखकर कहती है, भाई साहब, हमें तो अनमोल बहुत ही पसंद है। अनमोल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद हमारे सामने चांद आ गया हो। तो चलिए मुंह मीठा करते हैं फिर। इस तरह से अब दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और कुछ ही समय में अब अनुभव और अनमोल की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही अनमोल सबका दिल जीत लेती है और अब रात को जब अनमोल और अनुभव सो रहे थे तब अचानक से अनमोल लेटे लेटे ही नाचने लगती है। तभी अनमोल की एक लात अनुभव को लगती है और अनुभव बेड से नीचे जा गिरता है। गिरने के बाद एकदम से उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि अनमोल बेड पर लेटे हुए अपने हाथ पैर चला रही है। अरे अनमोल, ये क्या कर रही हो? इस तरह से हाथ पैर क्यों चला रही हो? अनमोल, अनमोल, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस तरह से अपने हाथ पैर क्यों चला रही हो? अनुभव के बार बार बोलने पर भी अनमोल की आंखें नहीं खुलती और अब बेचारा अपना तकिया और एक चादर लिए सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह जब अनमोल किचन में खाना बना रही थी तभी उसकी सास नैना उसके पास आती है और उससे बोलती है, बहू क्या बात है, आज सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन अनुभव अभी तक उठकर नहीं आया। आखिर बात क्या है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन वो भी सो रहे हैं। सो रहा है? इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोता। कुछ देर बाद अब अपनी आंखें मीचता हुआ अनुभव आता है और हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। उसको देखकर नैना कहती है, अनुभव, तू ठीक तो है ना? माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अगर सब ठीक है तो तू आज इतना लेट क्यों उठा? अब क्या बताऊँ माँ, आपकी बहू ने मुझे कल रात सोने ही नहीं दिया। अनुभव आगे कुछ बोलता कि तभी अनुभव के पापा आकर उससे कहते हैं, नालायक, ये सारी बातें बताने वाली होती हैं क्या, जो तू इस तरह से अपनी माँ से ही सब बोल रहा है? अरे पापा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। चुप कर बेवकूफ कहीं का। अरे नैना, तुम में कोई शर्म लिहाज बाकी है या नहीं, जो अपने बेटे के मुंह से उसकी रात की बात सुन रही हो? अरे मैं कहाँ सुन रही हूँ, मैंने तो बस पूछा है कि वो इतना लेट क्यों उठा है। हाँ तो अरे भाई, बेटे की नई शादी हुई है, ये जानते हुए भी तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ चाय लेकर आओ। अनुभव के पिता अपने आगे ना तो अपने बेटे की सुनते हैं और ना ही अपनी पत्नी की, और सभी को उनके कामों में लगा देते हैं। ऐसे ही अब रात को जब सब सो जाते हैं तो रात के 12 बजे उनके कानों में किसी गाने की आवाज आती है। मेरे ढोलना
सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। उस आवाज को सुनकर अब सभी की आंखें खुल जाती है और सब घर के लोग आवाज का पीछा करते हैं। आवाज का पीछा करते करते अनुभव, नैना और नैना का पति तीनों हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अनमोल अपनी आंखें बंद करके गाना गाते हुए नाच रही है। ये देखकर नैना बहुत डर जाती है और डर कर कहती है, बेटा अनुभव, ये क्या हो गया बहू को? बहू के ऊपर कोई प्रेत है क्या? माँ, मैं यही तो आज सुबह आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था। अरे चुप करो तुम दोनों, बहू को कुछ नहीं हुआ है। अजी तुम्हारी आंखें हैं या बटन जो दिखाई नहीं दे रहा? अरे जरा अपनी आंखों के बटन खोलकर देखो, हमारी बहू से मंजुलिका बन गई है। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो जाओ ना उसको रोक के दिखाओ। अरे भाग्यवान, मैं उसका ससुर हूँ, अच्छा नहीं लगता ना? आहा, अब बड़ा ससुर का ओहदा याद आ रहा है। हाँ। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज आप कुछ करो ना। हाँ बेटा, मैं बहू को आवाज लगाकर देखती हूँ, क्या पता बहू अपने होश में आ जाए। बहू, मेरी प्यारी बहू। नैना इतना बोलती ही है कि तभी अनमोल अपनी बंद आंखों वाले चेहरे को अपनी सास की तरफ घुमाती है, लेकिन उसकी बंद आंखें देख मानो उन सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ऐसे ही रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सोया नहीं था और अब अपने आप अनमोल नाचते हुए जैसे तैसे अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। उसको सोता हुआ देखकर अनुभव कहता है, माँ, मैं इसके पास नहीं सोऊंगा, मुझे डर लग रहा है। बेटा ये तेरी पत्नी है, तुझे इसको संभालना होगा, इसलिए तुझे यहाँ पर सोना भी होगा। इतना बोलकर अब नैना और नैना का पति अपने कमरे में चले जाते हैं, तो वहीं अब अनुभव भी डरते हुए अनमोल के पास सो जाता है। अब सुबह जब अनमोल जागती है तो सभी को सोता देखकर हैरान थी। अनमोल सभी का इंतजार करने लगती है और अगले 1 घंटे बाद जब सभी उठकर आते हैं तब अनमोल सबसे कहती है, मम्मी जी, पापा जी, अनुभव जी, आप लोग इतनी लेट क्यों उठे हैं? बहू, तूने हमें सोने ही कहाँ दिया? मतलब क्या मतलब? तुझे कुछ याद नहीं है रात को तूने क्या किया था? नहीं मम्मी जी, मैंने कल रात को क्या किया था? देखा, इस पर कोई चुड़ैल है, तभी तो इसको रात का कुछ भी याद नहीं है। बेटा अनुभव, मैं तो कहती हूँ कि किसी तांत्रिक को ले आ यहाँ पर। अरे भाग्यवान, तांत्रिक को भी बुला लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम इसके माँ पापा को बुला लो। अरे कल को कुछ हो गया तो हम पर इल्जाम तो नहीं आएगा ना? आप लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? बहू, कल रात की बात कर रहे हैं, तुझ पर किसी चुड़ैल का साया है। क्या मम्मी जी, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? अब जानती है ना कि हम 21st सेंचुरी में हैं। हम जानते हैं, लेकिन जो तुमने रात में किया ना, उसके आगे हमें इस भूत प्रेत पर विश्वास करना पड़ रहा है। अब क्या था, अनुभव अनमोल के माता पिता को बुलाता है और जब सीता और वैभव आते हैं तब वो उनको सारी बात बताते हैं। ये जानकर सीता कहती है, समधी जी, समधन जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर कोई भूत या आत्मा का साया नहीं है। अगर उस पर किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है तो रात को वो ऐसे क्यों कर रही थी? और सबसे बड़ी बात कि आप हमसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि हमारी बेटी को नींद में नाचने की बीमारी है और इसका ये सच हमने आप लोगों से छुपाया है। आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? समधी जी, हमने इसका इलाज बचपन में करवाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बुरी चीज अपनी छाप छोड़ ही देती है। ठीक वैसे ही मेरी बेटी की बीमारी ठीक तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मेरी बेटी अनमोल अब ज्यादा थक जाती है तो वो अक्सर नींद में नाचने लगती है, और सबसे बड़ी बात, उसको इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। अनमोल के ससुराल वाले काफी समझदार और नेक दिल के थे, इसीलिए उन्होंने उसकी इस बीमारी पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अनमोल को उसकी इस बीमारी के साथ भी अपनाया। अनुराधा की 4 बहू तो पहले ही सर्कस जानती थी, लेकिन अनुराधा की 5वीं बहू आती है, वो भी बाकी 4 बहुओं के साथ रहते रहते सर्कस अच्छे से सीख जाती है। अनुराधा की 5 बहुओं ने घर को ही सर्कस बना रखा था। अनुराधा के बार बार मना करने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं सुनती, सब अपने में ही लगी रहती। ऐसे ही एक दिन अनुराधा की बड़ी बहू 3 ग्लास उछाल रही थी और आशा टमाटर को, इतने में ही वहाँ पर अनुराधा आती है और ये देखकर बोलती है, ये क्या है? वैसे ही तुम 5 की वजह से घर में गिने चुने बर्तन बचे हैं, अब क्या जो बचे हैं वो भी तोड़ के मानोगी? और आशा बहू, तुझे खाना बनाने के लिए बोला था,
टमाटर उछालने के लिए नहीं। माँ जी, आप भी वहाँ से आलू उठा लो और सर्कस वाली बहुओं की तरह आप भी करतब दिखाना शुरू कर दो। सच में ऐसे करने से तो मेरी परेशानी दूर ही हो जाती है। हाँ, खुद की परेशानी दूर कर और मेरी परेशानी तो और बढ़ाकर मानेगी ना। कितना समझा चुकी हूँ मैं तुम पांचों को, लेकिन तुम कहीं भी अपना सर्कस खोल कर बैठ जाती हो। और ये घर है, कोई सर्कस नहीं जो तुम यहाँ ग्लास टमाटर उछाल रही हो। माँ जी, ये तो कुछ नहीं है। मैं तो पहले रस्सी पे भी चलती थी, मुझे वो भी आता है। हम पांचों बहुएं तो पहले से ही सर्कस जानती हैं और हमने इतनी जल्दी प्रीति को भी सिखा दिया। यहाँ तीनों की बातें चल रही थी कि तभी वहाँ सामने से अनुराधा की दूसरी बहू वंदना अपने सर पर पानी के 3 मटके रखकर आ रही थी और दूसरी तरफ से नेहा, अनुराधा की चौथी बहू, बॉल को अपने सर पर घुमाते हुए आती है। दोनों अपने अपने कर्तव्य में इतनी बिजी थी कि एक दूसरे को देख नहीं पाती और टकरा कर गिर जाती है। वहाँ पूरा पानी पानी फैल जाता है। ये सब देखकर अनुराधा भी ज्यादा डांटते हो। अरे अब तुम किसी सर्कस में नहीं हो, तुम सबकी शादी हो चुकी है, तो ये सब बचकानी हरकतें छोड़ दो। पूरा पानी पानी कर दिया है। माँ जी, ये सब तो कर्तव्य में चलता ही रहता है। आप कभी मेरे मायके के पास जो सर्कस लगता है वहाँ जाना, वहाँ तो और भी अतरंगी कर्तव्य होते हैं। देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तुम 5 सर्कस वाली बहू मिल तो गई हो, अब मुझे सर्कस में करतब देखने जाने की जरूरत ही क्या है। रोज का तुम पांचों कोई न कोई नया सर्कस दिखा ही देती हो ना। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही ही बोला। हमारे होते हुए भी आपको सर्कस देखने जाने की जरूरत पड़े, फिर क्या फायदा हमारे होने का। बस करो, मैं तुम्हें यहाँ डांट रही हूँ और तुम सबको ये लग रहा है कि मैं शाबाशी दे रही हूँ। मैं बार बार नहीं समझाने वाली कि अपना ये कर्तव्य घर में बंद कर दो, इसलिए खुद ही समझ जाओ, अब वही बेहतर होगा। अनुराधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती। अनुराधा अपनी बहुओं की ये रोज रोज के घर को सर्कस बनाने की आदत से परेशान थी। अनुराधा की 5 सर्कस वाली बहुएं केवल घर पर ही नहीं, अपने आसपास के लोगों में भी सर्कस वाली बहुओं के नाम से फेमस थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद अनुराधा की पड़ोसन भावना उसके घर आती है। तभी वहाँ अनुराधा की चारों बहुएं और 5वीं बहू प्रीति सर्कस की तरह अपना ही कर्तव्य दिखा रही थी। ये सब देखकर भावना कहती है, अरे अनुराधा, तेरी बहू तो चलता फिरता कर्तव्य करती रहती है। जब भी तेरे घर में आओ कोई ना कोई सर्कस चलता ही रहता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ तेरे सर्कस के पैसे भी बच जाते हैं। तुम पांचों देख नहीं रही हो कि घर में मेहमान आए हैं, और जाओ कुछ चाय पानी लेकर आओ। चाय पानी तो होता ही रहेगा, पहले तेरी बहुओं का कर्तव्य तो देख लूं। अरे रोज रोज तेरे घर थोड़ी ना आती हूँ मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, तो थोड़ा तो कर्तव्य देखने ही दे। वही तो मैं भी बोल रही हूँ। मुझे चारों दीदियों ने सर्कस के पूरे कर्तव्य सिखा दिए हैं। मुझे सब आता है। मैं आपको अपना कर्तव्य दिखाऊंगी, आप तो बस मेरा कर्तव्य देखो। सिखाया हमने है और हमसे ही आगे बढ़ रही हो, ये क्या बात हुआ भला? जो तुम अब सीख रही हो ना, वो तो हमने कब का करके छोड़ चुका है। कुछ नया है तो वो बताओ। तुम दोनों को क्या ही आता है? मुझसे अच्छा कोई कर्तव्य नहीं कर सकता है। मैं अपने पापा का पूरा सर्कस खुद, और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते थे।